नमस्कार, मैं विनोद खन्ना आप सभी दोस्तों का अखंड भारत न्यूज़ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर और जो रोजगार की समस्या है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बड़वानी ज़िले में जो सुमर सिंह जी बड़ोले हैं, आपने देखा होगा वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कई आंदोलन में बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बनकर उभरे हैं और कई लड़ाइयाँ लड़ी हुई है। तो आज हम आपको उन्हीं से बात करवाएंगे और जानते हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या मध्य प्रदेश में या देश में बनी हुई है। जी, सबसे पहले बड़ोले जी, एक बार आप अपनी तरफ से अपना परिचय और नाम बताएंगे। सबसे पहले तो अखंड भारत न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपना समय निकाल कर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है और स्पेशल खन्ना जी आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं। तो अपने हैं मेरा परिचय बता ही दिया है, मैं एक सिंपल किसान का लड़का हूँ मैं। मेरा नाम सुमेर सिंह बड़ोले है और अ, पिछले कई सालों से हम लोग बेरोज़गारी के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो छात्रों की हो, बेरोज़गार युवाओं की बात हो या किसानों की बात हो, तमाम मुद्दों पर हम लोग सरकार से आमने-सामने हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो भोपाल में हो, इंदौर में हो, बड़वानी में हो या किसी भी ज़िले में हो। हमारा संगठन वुमेन्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 6-7 सालों से लगातार बेरोज़गारी की बात उठाता रहा है, जिसका मैं एक मात्र सदस्य हूँ। और जो बेरो रही बात आपने पूछा बेरोज़गारी की, तो ये कहते हुए कोई मुझे दुःख नहीं हो रहा है कि मध्य प्रदेश को बेरोज़गारी प्रदेश कहा दे देना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में इतनी बेरोज़गारी है कि आप हर व्यक्ति को आपको रास्ते में अगर निकलेंगे, तो 10 में से आपको 9 लड़के आपको बेरोज़गार मिल जाएँगे। और देखने में ये मिला है कि जो शिक्षित बेरोज़गार है, वो सबसे ज़्यादा है। जिसमें पाँचवीं पास बेरोज़गार की हम बात करें तो वो सबसे कम मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी कहीं न कहीं जॉब तलाश कर ली है। उन्होंने सोच लिया कि अब हमको रोज़गार नहीं मिलने वाला। लेकिन शिक्षित बेरोज़गार आज भी मध्य प्रदेश में आस लगा के बैठा है कि भर्ती आएगी, रोज़गार मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगी। इस आस में 30-30, 40-40, 45-45 ईयर्स तक वो रास्ता देखता रहा, वो एजेड हो गया है। ऐसी हालत मध्य प्रदेश की है। मैं आंकड़े की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में ये इकोनॉमिक एक सर्वे आया था। उस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 30 लाख बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, जिनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जॉब नहीं है। और ये आंकड़ा लगभग 3-4 साल पुराना है। तो हर साल लगभग 4 लाख बेरोजगार निकल रहे हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं 4 लाख बेरोजगार। तो अगर वो बात करें 14 लाख ये आंकड़ा जोड़ लेते हैं हम, तो 40-45 लाख बेरोजगार युवा है। और हमने देखा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा जो है, उनका रोज़गार को बेरोज़गार युवाओं को जो छलने का काम किया है, वो कई सालों से किया। पूरी की पूरी एक पीढ़ी हम देखेंगे जब से सीएम बने हैं, इन्होंने रोज़गार के ऊपर किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है। और अगर मान लो गलती से 1-2 भर्ती आ भी गई, तो वो हमेशा वो घोटाले की ही भेंट चढ़ी है। अभी आपने देखा ही होगा, अभी पटवारी में भी घोटाला हुआ, आगे व्यापम में भी घोटाले हुए। इसी प्रकार से कुछ भर्तियां तो निकलती है, लेकिन वो भी एक प्रकार से ये देखो कि घोटाले की भेंट चढ़ जाती बिल्कुल, हमने कई भर्तियाँ देखी हमने, मतलब जैसे वर्ग 3 शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा आई, उसमें भी हमने ये देखा कि उसमें भी घोटाला हुआ था। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल में भी ये सुख-बुकाट आई। वर्ग 3 का जब घोटाला हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पर अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन बढ़वाने में किया था और अलग-अलग ज़िलों में हमने किया था। भोपाल में भी इसका प्रदर्शन हमने किया था। तब जाके सरकार ने माना कि हम जाँच करवाएँगे। जब जाँच करवाई उसमें घोटाला की सुख-बुकाट थी। उसके बाद पटवारी भर्ती में भी घोटाला हुआ है, अभी सब मीडिया के माध्यम से हमने देखा है। इससे पहले हम जाएँगे तो व्यापम घोटाला आपने देखा होगा, 15-15 लाख, 20-20 लाख में सीटें बेच दी गई। तो इस प्रदेश में जो भी नौकरी लगा है, वो अमीर व्यक्ति ही लगा है। और मेहनत करने वाला मज़दूर, किसान का लड़का कभी भी नौकरी नहीं, चाहे जितनी उसने पढ़ाई करी हो, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी है। नहीं, 100 में से एक आधे की फ़ोटो गरीब की भी आती है। आप पेपर में भी देखते हो, न्यूज़ के माध्यम से भी। 100 में से एक आधे गरीब की फ़ोटो डाल देते हैं कि यार इनका बेटा या मज़दूर का बेटा ये बना, वो बना। लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि कई जो गरीब के बेटे रहते हैं, वो आज भी बेरोज़गारी की के तौर पर भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि ये जो बेरोज़गारी
इनके नाम में भी एक प्रकार से उनका मजाक ही है। बेरोजगारी का एक धब्बा जिस प्रकार से लगा रहता है और जिस प्रकार से युवाओं को कहीं पे भी जो पढ़े लिखा आज देखते हैं हम कि आपने जिस जिस प्रकार से बताया कि सालों लाखों युवा तैयार हो रहे हैं और वो भी उसी भीड़ में शामिल हो रहे हैं बेरोजगारों की भीड़ में। तो इसका क्या उपाय किस प्रकार से सरकार में, जैसे कि अभी कितनी वैकेंसियां अपने मध्य प्रदेश में ही आपके माध्यम से अनुमानित होंगी? अगर मान लो कि 5 लाख अगर भर्तियां अगर निकाले जी। 1 साल में, जी। तो मेरे ख्याल से तब भी 20 साल के लगभग टाइम लगेगा जी। इस मध्य प्रदेश के हर एक बेरोजगार को रोजगार देने में। जी। और इतनी भर्तियां तो निकालना शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी और या कांग्रेस हो किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है, और इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय भी मैं सुझाऊंगा, मैं एक उपाय है, लेकिन इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, पूरी मैंने आपको बताया कि पूरी पीढ़ी जो 90s एज के जो थे, 90s या उसके बाद वाले जो आए हैं, वो पूरी एज को इन्होंने बेरोजगार रख दिया, उसका किसी प्रकार का ध्यान नहीं सबसे दिया। पहले तो इनको जो भर्तियां निकालते हैं उसको पूरी पारदर्शिता बनाना चाहिए। घोटालेबाजों को जो है, अब सरकार से बेरोजगारों को विश्वास उठ गया है। वो विश्वास इसलिए उठ गया कि यार वो मेहनत तो करता है लेकिन नौकरी लगती नहीं, मेहनत करता है नौकरी लगती नहीं। आदमी मद में इंदौर ज़िले की अगर बात करूँ मैं, एजुकेशन हब जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर मतलब जी। अच्छे कोचिंग सब ज़्यादा वहाँ पे है। तो वहाँ पे हर सप्ताह 3 बेरोज़गार आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सही बात है। और पूरे भारत में 1 घंटे में 2 घंटे में 3 बेरोज़गार कर रहे हैं। तो अगर इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ हर 1 सप्ताह में 3 बेरोज़गार अगर आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ उनका एक ही मुद्दा है, एक ही मामला है कि वो बेरोज़गारी के कारण। लेकिन हम टीवी, मीडिया या तमाम जगह हम देखते हैं, तो आपको मालूम है कि पूरे मीडिया क्षेत्र को भी उन्होंने कैप्चर करके रखा है। मामला आता है कि यार ये फलाने चक्कर में ये हुआ है, ये हुआ, उसमें हुआ है। लेकिन मेन चीज़ उसकी क्या है? बेरोज़गार था वो। तो कहीं युवाओं को इन्होंने मतलब बेरोज़गार छोड़ दिया है। दूसरा, मैं बात कर रहा था कि इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के लिए 5 लाख से के बजाय 10 लाख हमको करना पड़ेगा। आज और ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है, पद खाली है हर विभागों में, लेकिन इनको भरना ही नहीं है। पोस्ट मान लो 50,000 पोस्ट है तो 5,000 निकालेंगे, 4,000 पोस्ट निकालेंगे, 3,000 और बड़े-बड़े उसमें एडवर्टाइज़मेंट देंगे कि हमने भर्ती निकाली। आज अगर एक चपरासी की भी हम देखेंगे तो उसमें हज़ारों की लाइनें लगी भरी पड़ती है। नहीं, अभी एक क्या है कि हमने कम से कम कई यहाँ पे बड़वानी ज़िले में या फिर धार ज़िले की भी अस्पताल में हम गए, तो हमने देखा है कि लाखों के बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं, ठीक है? वहाँ पर बताया जाता है कि डॉक्टर की नियुक्ति भी हुई है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं। अब जब हम उच्च अधिकारियों को पूछते हैं, जैसे कलेक्टर से अगर सवाल किया, तो कलेक्टर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, इसलिए क्या है कि उन डॉक्टरों को वहाँ पे अस्पताल की बजाय जो बड़ी अस्पताल रहती है, जहाँ के शहरों के अस्पताल रहती है, वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई जाती। तो जब सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है कि डॉक्टरों की कमी है, तो फिर ये भर्तियाँ क्यों नहीं निकाली जाती? मैं आऊँगा उस चीज़ में भी, लेकिन जैसे अभी बेरोज़गारी की मैं बात, इसमें एक्चुअली क्या करा गया, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया है। इस सेक्टर और निजीकरण, जिसका हमेशा हम लोग विरोध करते हैं, निजीकरण नहीं होना चाहिए। बहुत साजिश के तहत एक प्राइवेट से सरकारी सेक्टर था, उसके पैरेलल एक निजी से प्राइवेट सेक्टर खड़ा कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर में अधिक लाभ था। जनता घूम फिर के कहाँ गई है? प्राइवेट सेक्टर में गए। फिर बाद में सोच लिया कि यार ये सरकारी सेक्टर जो है ये लॉस में चल रहा है, इसको बंद कर दिया जाए या फिर इसको निजी हाथों में दे दिया जाए। अब ये जो निजीकरण का जो दौर था, ये निजीकरण के कारण ही मतलब कहीं न कहीं बेरोज़गारी आज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हॉस्पिटल में आप जाएँगे, तो हॉस्पिटल में भी रोज़गार, जैसे आपने कहा डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी है, लेकिन एक्चुअली सरकार को भर्तियाँ करना ही नहीं है, बेरोज़गार रखना है, क्योंकि एक्चुअली वो संविदा पे रखते हैं या कॉन्टीजेंसी में रखते हैं। कॉन्टीजेंसी में पेमेंट कम देना पड़ता है, उसका कर्मचारी का अधिक से शोषण कर सकते हैं। तो इन्होंने एक मॉडल बना लिया इसको करने के लिए, और इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, निजी सेक्टर को इतना खत्म कैसे करेंगे धीरे-धीरे, मैं आपको उदाहरण बताऊँ। एक समय था कि मध्य प्रदेश में सरकारी रोडवेज चलता था। तो सरकारी रोडवेज चलता था, तो सरकारी बसें जो थे, सरकारी बसें बड़वानी से मान लो निकली तो टाइम पे निकल रही थी। उसके पास सवारी आए या नहीं आए, उसको जहाँ स्टॉप है वहीं रुकना है, धीरे से बस चलेगी, बाकायदा और कम से कम किराए में वो इंदौर तक लेके जाती थी। अब धीरे-धीरे वो सरकार निजी क्षेत्र सेक्टर खड़ा कर दिया, प्राइवेट बसों को लाइसेंस मिल गया। तो प्राइवेट बस के मालिक क्या करते हैं, अगर अच्छी बस अच्छी है, तो व्यक्ति
उसी की तरफ गया वो, निजी क्षेत्र की तरफ गया। अब धीरे-धीरे फिर देखा, अरे यार प्राइवेट सरकारी बसों में तो कोई बैठ नहीं रहा है, इस सरकारी बसों को बंद ही कर दो। तो जो हज़ारों लोगों को जो इस सेक्टर में लाभ मिल रहा था, ड्राइवरों को, किन्नर किन्नर को, फिर कंडक्टर को, मतलब सफाई वाले को, मतलब फिर सभी को विभाग, बहुत लाखों लोगों को हाँ, बेरोजगार बनाया गया। बना दिया। और वो बेरोज़गार उस समय बनाया, लेकिन ये हर साल एक जॉब तो क्रिएट कर रहा था ना, तो अब बना दिया। सेम टू सेम इसमें स्वास्थ्य विभाग का ले लो आप, सरकारी विभाग के उसमें प्राइवेट सेक्टर को खड़ा कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर को खड़ा कर दिया। अब व्यक्ति कहाँ जाता है? प्राइवेट में जाता है। अब ये सोचता है कि यार वहाँ इलाज अच्छा-अच्छा मिल रहा है, तो इसको भी धीरे-धीरे मतलब निजी हाथों में देने का साइज़ चल दी। तो ये सभी विभागों में प्राइवेट कर दिया। तो मैं क्या बोलूँ, एक पीढ़ी नहीं, कम से कम पीढ़ी दर पीढ़ी इनको निजीकरण के हाथों में दे दिया, और मतलब बेरोज़गारों को पूरा खत्म कर दिया। सरकार एक्चुअली क्या करती है, अभी जैसे एक घोषणा आई है, सीएम, मेरे को बहुत हँसी आती है उस चीज़ में कि लाडली बहन योजना, मतलब हज़ार-हज़ार रुपए, 1500-1500 रुपए देने का। और उसी तरह से कांग्रेस भी काम कर रही है कि यार हम 1500-1500 रुपए देंगे। हम किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने का हमको अधिकार है। तो एक्चुअली क्या हुआ उसमें कि इन्होंने हज़ार-हज़ार, 1500-1500 रुपए, अब गैस सिलेंडर कितने में मिलता है? 1100-1200 में। 1000 तुम दे भी दोगे, उसमें सिर्फ़ गैस सिलेंडर छूटेगा। हम एक कपड़ा भी लेते हैं, एक मान लो कि एक मोबाइल भी लेते हैं, या एक एक मान लो मेरे पास ये डायरी है। ये डायरी भी मान लो कि ₹20 की डायरी है। इसमें 28% जीएसटी है, 14% के लगभग उसको 14% केंद्र और राज्य जाता है। तो ये टैक्स ये बढ़ा रहे हैं। तो हम छोटी से छोटी चीज़ को लेकर तो बढ़ रहे हैं। अभी ₹1000 दे दें, ₹2000 दे दें, जो चीज़ हमको ₹2 मिल रही थी, वो चीज़ सीधे ₹4 मिल जाएगी। तो हमसे ही लूट कर हमको ही बाँटा जा रहा है। ये कहीं न कहीं ये स्ट्रेटजी जनता के वो बिठा दी, और कहीं न कहीं खत्म करने का मामला चल रहा है। हमने कभी माँग ही नहीं करी 1000 रुपए, तो हमारी हॉस्पिटल अच्छी कर दो, सरकारी बसें तो हमको हमारी स्कूलें अच्छी सरकारी अच्छी कर दो, तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन इस ओर कोई ना जनता ध्यान दे रही है, ना सरकारें सरकारें क्या करें, जनता को वो पड़ रहे हैं। हाँ, जनता क्या चाहती है? हाँ, जनता चलो हज़ार-हज़ार रुपए दे देंगे, हो जाएगा। अभी आप ₹200 सिलेंडर कम कर दिया, तो बोले अरे यार बहुत बहुत बढ़िया होगा। ₹200 जो कम करा, वो बड़े-बड़े पोस्टर बैनर लग गए मीडिया में, एकदम बोलो हाहाकार मच गई, ₹200 कम करे। जब उसको ₹400 से 1100 लेके गए, तो किसी ने नहीं बोला कि नहीं यार हमने कर दिया, हमने हमने 1100 कर दिया, ये फलाना-ढिमका। वो अपनी उपलब्धि नहीं बताते। हाँ, वो नहीं बताया, लेकिन 200 का आपने सब दुनिया को देखा होगा, अरे देखो ₹200 कर दिया, ₹200 कर दिया। अब किसी अगर किसी को जो गैस सिलेंडर नहीं यूज़ करता, उसको पूछेंगे कि यार ये इतना-इतना हुआ, कैसे हुआ? ये कब हुआ मतलब? 1100 कब हो गया था? ये चीज़ ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक जैसे कि हम ये सरकारी नौकरी को तो हम आप देख ही रहे हो कि वाक़ई में जिस प्रकार से युवा जितने बेरोज़गार हैं, उतने लोगों को तो नहीं मिल सकती है। और आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों की बात की कि दोनों ही ये दे नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो पहल की, तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं का जो जिस प्रकार से ये समूह बनाकर उनको लोन दिया जाता है, तो क्या युवाओं का समूह खड़ा करके युवाओं को जैसे कि 10 लाख 20 लाख का लोन देकर, या फिर आप यूँ कहो कि जो किसान के बेटे हैं, जिस प्रकार से आप भी एक किसान हो, आप यहाँ पर अपनी फसल अगर गेहूँ बोते हो, तो गेहूँ हम पकाते तो है, किसान पका तो रहा है, लेकिन उसको बनाता कौन है? कंपनी वाला। तो क्या युवाओं को और काम देकर या उनको रोज़गार देकर आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा लोन के सकता? मामले में विनोद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोन के मामले में योजनाएँ हैं, हुँ, करोड़ों रुपए की योजनाएँ हैं, जी। और ये घोषणाएँ करते भी, लेकिन लोन किसको मिलता है? जो पैसा देता है। बड़वानी में अगर एक किसी बैंक में जाओ, बिना एजेंट से लोन नहीं होता है, और उस एजेंट को हमको कम से कम परसेंट के हिसाब देना पड़ता है कि 10-15% एजेंट खाएगा, 15-20% मैनेजर खाएगा। अगर 1 लाख का निकाला, 15,000 वो उसको दे देंगे, 15,000 में मैनेजर दे देंगे, 30,000 ये हो गए, 10-15,000 फिर इधर बाबू ये वो हो गया, 40,000 बचा कितना? 60,000। अब 60,000 में से उसको वो पूरा उसका जो लोन लिया है, जो योजना जिसमें उसको बकरी पालन है या जो भी एक्स वाई जेड है, उसको वो करना है। उसके बाद उस पर टैक्स कितना लगता है? 14% उसमें लेता है, कहीं पर 12%, 5% जो भी है। 1 महीने किस्त अगर नहीं ली, तो नहीं डाली, तो उसका 5% सीधा 14% पे आ जाएगा। तो ये भी एक जाल है ये। और जो व्यक्ति लोन के जाल में जो एक बार फँस गया, उसको ज़िंदगी भर मतलब वो फँसा हुआ रहेगा। नहीं उसका तो हमें हमें
आपको जिस प्रकार से आप कई बड़े-बड़े आंदोलन करते हैं, तो एक आंदोलन क्यों ना सरकार से पैसा भी माँगा जाए। देखो, हम नौकरी के लिए तो सरकार से लड़ाई करते ही है, लड़ रहे हो, आप बड़े-बड़े आंदोलन करते हो, तो एक मतलब सरकार को जगाने के लिए और वास्तविक में जो हो रहा है, वो चीज़ युवाओं को वो अधिकार दिलाने के लिए आज अगर जिस प्रकार से वो शिवराज सरकार महिलाओं पर भरोसा करती है, उनको लोन देती है, कुछ भी काम करवाने के लिए उनको पैसा दिया जाता है। तो क्या यही चीज़ युवाओं को देकर या फिर ये जो कुछ गलत जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि इस प्रकार से परसेंटेज होता है, इस प्रकार से तो पैसा नहीं माँगा जाता है कि आज 1 लाख नहीं उनको 10-10 लाख या 5-5 लाख दीजिए ताकि वो खुद अपनी कंपनी डालकर या 5 लड़के या 10 लड़के मिलकर ऐसा कुछ बना दे कि वो खुद रोजगार देने वाले बन सकते हैं। हाँ, ये एक इनिशिएटिव अच्छा-सा हो सकता है कि इस चीज़ में हम कर सकते हैं। यह सुझाव भी आपका अच्छा है कि यार युवाओं का एक समूह बन जाए, युवा मतलब खुद मिलकर मिलकर मतलब पैसा कलेक्शन कर ले और एक-एक साथी मतलब वो कर ले। लेकिन इसमें क्या है एक्चुअली मतलब 100-100 रुपए कब तक ये कर मान लो 10 युवा है, 10 युवा 1000 कर पाएँगे 1 महीने में। नहीं, हम तो सरकार से माँग करने की बात सरकार हमने उदाहरण दें कि जैसे समूह वाला उदाहरण है। समूह में भी कितने महिलाओं को इन्होंने अभी तक अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे। नहीं, वो तो अपनी तरफ से बहुत कम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, वो तो अपनी तरफ से बहुत कम कर रहे हैं और युवाओं को भी अगर हम दिलवाने की बात करें, तो उसमें भी वो कमी लेकिन क्या हम अधिकार माँग नहीं सकते सरकार से और युवाओं के को एकत्रित करके युवाओं को इस मुद्दे पर जगा नहीं सकते कि आप माँगिए, लीजिए और ईमानदारी के तौर पर युवा भी वो करके दिखाए, जो सरकार से वो करवाना चाहते हैं। ये चीज़ एक्चुअली क्या है युवा को तकलीफ सबको मालूम है। लेकिन जैसे मैं कहीं मेरे को 15 साल सामाजिक इन चीज़ों में हो गया है। एक्चुअली जिसके पास समस्या होती है ना वो आता है, समस्या का निराकरण हो गया है, वो चला जाता है। उसको फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। हम लोगों ने हर मुद्दे उठाए हैं। किसान का हो, बेरोज़गारी का हो, नर्सिंग वाला मामला हो या फिर छात्रों का हो, कॉलेज में सीट कम पड़े, सीट वाला मामला हो या तमाम चीज़ें हमने उठाए हैं। जैसे आपने ये वाली जो समूह वाली बात करी कि इसमें एक चीज़ में हम उठे। एक चीज़ हमको अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि यार ये बैंकों में फ्रॉड चल रहा है, इनके एजेंट की तरह से लोन करते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि यार एक-एक लाख के लोन में 50-50 हज़ार रुपए का मतलब वो ले लेते हैं। किसान को 50 हज़ार देते हैं क्रॉप लोन में वगैरह में, तो तुम इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? तो मेरा एक वो था कि यार इन लोगों को ये लोग खुद नहीं बोलते हैं। मान लो एक्चुअली मतलब भ्रष्टाचारी भी हम ही करवा रहे हैं। हाँ, हाँ, जैसे सही मान बात। लो कि किसान को ज़रूरत है तो वो कॉम्पिटिशन इतना है, वो खुद ही पैसा देता है। देने के लिए वो तैयार देना ही है। नहीं चाहिए। वो नहीं देना चाहे तो वो फिर दूसरे को लोन दे देगा वो। वो होता ही नहीं है ना साहब, सबसे बड़ी बात यही है। तो वही चीज़ है। अगर इस चीज़ में भी अगर मान लो हम आवाज़ उठाएँ और सरकार मान भी जाए, तो इसमें बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी कि यार हम लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करें कि यार ये वाला चीज़ करें। तो ये कम से कम बहुत डाइवर्ट वाला मामला है नहीं तो इसको मुझे लेकर। एक बात बताइए कि अभी एक गाँव में ही आज आज पकड़ लो कि जैसे कि आज 200 महिलाओं को मिल रहा है। मतलब ये सोचो कि आप 2 लाख रुपए महीने का जा रहा है। तो क्या इसी प्रकार से अगर उन युवाओं को रोज़गार अगर मिल जाएगा, उन भांजों को अगर लोन मिल जाएगा, तो वो एक व्यक्ति अगर परिवार में रोज़गार से लगता है, तो उसे 1000 की आवश्यकता नहीं लगेगी ना, वो उससे पूरा परिवार आज गाँव में 10 लड़कों को भी अगर मिलकर रोज़गार दिया या आज 10-20 लाख रुपए का लोन अगर सरकार देती है, तो वो 5 गाँवों के लड़कों को उसमें रोज़गार दे सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, गाँव की उन्नति कर सकते हैं और जो किसान का माल है, जो आज 10-20 रुपए किलो में गेहूँ बिकता है या कुछ भी जो सस्ते भाव में अनाज बिकता है, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका भी भाव बढ़ जाएगा। जैसे कि आप आलू अगर उगाता है व्यक्ति, तो वो चिप्स बनाने का काम चालू कर सकते हैं युवा। और इसी प्रकार से जो भी किसान अपनी फसल बोता है या जो भी अपने ग्राम पंचायतों में जो भी रहती है, तो क्या उस प्रकार से हम सरकार से ये माँग नहीं कर सकते और या फिर इसकी एक लड़ाई या एक आंदोलन नहीं हो सकता क्या? इस चीज़ को हम समझेंगे, अपने सुझाव आया है, अब देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। आपका सुझाव ठीक है, बढ़िया है। इसमें थोड़ा स्टडी करके अगर कभी ये होता है तो हम सरकार को प्रस्ताव भी देंगे और इस चीज़ में भी हम नॉलेज में बात लाएँगे कि यार इस प्रकार से हम युवाओं को उद्यमी बना सकते हैं। बिज़नेस की तरफ हम उनको कर सकते हैं और ये होना चाहिए इस चीज़ में करके हम कोशिश करेंगे इस चीज़ में। में आप लोगों की क्या और आगे की रणनीति है? क्या बना के कि किस प्रकार से हमने देखा है कि जैसे भोपाल में भी आंदोलन के लिए आप गए थे
युवाओं पर लाठी बरसाई गई थी। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि एक प्रकार से इस चीज़ को भी देखा जाए कि वाक़ई में अगर युवाओं को हम सबको नौकरी तो इस प्रकार से नहीं शासकीय नौकरी दिलवा सकते हैं। लेकिन जो कुछ कम पढ़े लिखे या अनुभव के हिसाब से या किसानों की खेती के फसल के हिसाब से भी हम रोज़गार माँगे और ये भी अगर लड़ाई लड़े, तो ये जो आप जिस प्रकार से बता रहे हो कि इस पे भी विचार करेंगे, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? किस लड़ाई की ओर और किस प्रकार से युवाओं के लिए आप आवाज़ बनकर उभरना चाहेंगे? वर्तमान में तो जो हमारी ये लड़ाई बेरोज़गारी वाली है, वो अनवरत जारी रहेगी हमारी लड़ाई। जी, जो शिवराज मामा ने 1 लाख भर्ती की बात करी थी, वो हम उनको हिसाब तो माँगेंगे हम, जी, और 2023 की विधानसभा में हम उनको अगर नहीं दिए या फिर वो हिसाब तो हम माँगते रहेंगे। दूसरा ये है कि जो बैकलॉग पद कई सालों से खाली है, वो हज़ारों लाखों बैकलॉग पद है। अलग-अलग विभागों में उसे काउंटिंग करेंगे तो बहुत सारे बैकलॉग पद निकलेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी बैकलॉग पद निकले। अगर बैकलॉग पद नहीं निकलते तो हम उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। दूसरा, जो नर्सिंग वाला जो मामला है, अभी लगभग 3 सालों से बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम नहीं हुई है। उसमें लाखों बच्चे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उसको कोर्ट केस उसको अटका दिया है। कोर्ट केस में और सरकार के इसमें पूरी-पूरी नाकामी है। उसमें कोई दो मत की राय ही नहीं है। आज पूरी सीटें कोई अलॉट करी ही नहीं पूरी कॉलेजों में। एक पूरा-पूरा मतलब नर्सिंग का जो स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग की जो हम बात करते हैं, जब ये बच्चे निकलेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की वगैरह की बहुत कमी आ जाएगी। तो ऐसे कई बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमारा आगामी चीज़ में यही लड़ाई जारी रहेगी, और नर्सिंग के लिए हम लोग अभी कुछ दिन बाद हम आंदोलन, उसके लिए भी हम ज्ञापन और बड़ा आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और हम लड़ेंगे। शिवराज मामा को इस बार चाहे तो भर्ती दो या फिर कुर्सी खाली करो, यही हमारा नारा रहेगा। और इनको बताएँगे कि बेरोज़गार जो है, इतने लाखों बेरोज़गार, ये इस बार मामा को भगाएँगे। नहीं तो इसमें क्या है कि बड़ोले जी एक चीज़ और भी आती है कि आंदोलन वही व्यक्ति करने आता है जो जिसकी समस्या रहती है या फिर यूँ कहूँ कि जिस प्रकार जैसे अभी पटवारी की है तो पटवारी में जिन्होंने फार्म जमा किए थे और जिन्होंने परीक्षाएं दी वही व्यक्ति उसकी आवाज़ उठाने के लिए भी आया है। इसके बाद में और भी करोड़ों बेरोजगार रह जाते हैं, वो उस लड़ाई में क्यों नहीं कूद पाते हैं? तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और कभी-कभी हमको बहुत दुःख होता है। एक्चुअली जैसे मैं कहूँ तो पिछले कई सालों से हम लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कार्रवाइयाँ झेली, मेरे खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है। उसके बाद में हमने लाठियाँ खाई, भोपाल में हो, इंदौर हो, और अब आज हमको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें आई है हमारे साथ में, और हुआ है ये। सवाल ये है कि युवा बहुत जागरूक तो हो रहा है, लेकिन बहुत स्लोली जागरूक हो रहा है। मोबाइल पे ही हो रहा है सिर्फ। सिर्फ़ मोबाइल पे हो रहा है। कोई व्यक्ति सिर्फ़ यार तुम घर से लिख देगा संघर्ष करो, हम समार तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम हम साथ में मिलके संघर्ष करते, तो तुम साथी होते, लेकिन वो सिर्फ़ घर से लिख रहा है। तो युवाओं से भी मेरी अपील ये है कि आप आइए, एक कम से कम सामाजिक बनिए। हमने कितनी मेहनत से हमने पढ़ाई करी, हमारी नौकरियाँ कहाँ जा रही है, नौकरियाँ निकल रही, ये सरकारें बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ कर रही है, तो इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, और हर किसी के को करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद, इतना करने के बाद जब साथ नहीं मिलता, तो कभी-कभी हमको भी दुःख होता है कि यार साला, किन लोगों के लिए हमने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और किस लाइन में हम आ गए। आज अगर नौकरी कर रहे होते, तो अच्छे सुकून से रहते, बढ़िया खाते रहते, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवा का कीड़ा जो है, इसने कहीं न कहीं हमको भी बर्बाद कर दिया, ऐसा लगता है। लेकिन फिर सुकून इसलिए मिलता है, यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अगर यही बात अगर भगत सिंह सोच लेते, टंटे मामा, बिरसा मुंडा सोच लेते, तो आज हम कहीं और होते, देश आज़ादी नहीं होता, और हमारी जल-जंगल ज़मीन सुरक्षित नहीं होती। तो तकलीफ़ें आती है, हमको भी बहुत दुःख होता है स्पेशली कि यार नींद नहीं आती है कि यार हमने लोगों के लिए, इतना लोगों के लिए काम करा, और फिर भी हमको ये कहना पड़ रहा है कि यार, सब समझाना पड़ रहा है कि विचारधारा की लड़ाई क्या है, ये लोग कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं, ये ऐसा आपको करना चाहिए। हमको मतलब बोलना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, फ़ोन लगाना पड़ता है, ये चीज़ आती है। वो देख के नहीं आते हैं, तो कभी-कभी लगता है, लेकिन लड़ेंगे हम लोग और जीतेंगे। मतलब इस तानाशाह लोगों से, जिन्होंने
पूरी बेरोज़गारी का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश को और घोटाले का बड़ी-बड़ी भर्तियों में जो घोटाले हुए, फिर महँगाई का, शिक्षा, स्वास्थ्य हुआ, इन चीज़ों में जिस प्रकार से बदमाशियाँ कर रहे हैं, इनको लगता है कि जनता को पता ही नहीं है। जनता को हम हज़ार-हज़ार रुपए बाँट देंगे, कोई ब 15-1500 रुपए बाँट देंगे, तो जनता तो बेवकूफ़ है, बन जाएगी। लेकिन साहब ऐसा नहीं है, ये आज का ज़माना जो है मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का दौर चल रहा है। इस हर व्यक्ति समझ रहा है तुम्हारी बदमाशियों को। तुम 1100 ब 400 वाले सिलेंडर को 1100 बढ़ाकर ₹200 कम कर दोगे, तो क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को भी इस चीज़ की इतना तो समझ होता है, समझ आती है। तो समझ रहा है और बस यही है कि मेरी युवाओं से भी अपील है कि आप लोग जुड़िए, संघर्ष में साथी बनिए। नौकरी करना है आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको घर भी चलाना है कोई दिक्कत नहीं। हम आपको हमेशा परमानेंट तक नहीं बोलते, लेकिन जब भी आंदोलन होता है, कम से कम घर से निकलिए आप। घर से निकलिए, आपके हक अधिकारों की बात करिए। वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी की स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ें सब निजीकरण के हाथों में चला जाएगा। तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी क्या तुमको कोसेगी, तुमको सवाल पूछेगी और बोलेगी कि यार हमारे साथ इतना बदमाशियाँ उस तुम्हारे समय में हुई, तो तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाए? तुम लोग बोले क्यों नहीं? तो कम से कम आप आने वाली पीढ़ी को ये तो बोल सकते नहीं यार बेटा हमने आवाज़ उठाई और हमसे आप सीखो, तो वो पीढ़ी भी सीखेगी। और अगर आज आप नालायकी कर लिए, आप नालायक बन गए और इन तानाशाह लोगों से झुक गए और शर्म कर लिए और घर से निकले नहीं, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी ऐसी होगी। वो समझ जाएँगे कि शोषण होना ही हमारा कर्तव्य है। वो जैसे एक बकरी को मतलब जैसे बाँध देते हैं, तो वो बकरी बंधना ही अपने आप को अधिकार मानती है। जब तक मैं बंधूँगी नहीं, अब मैं सुधरूँगी नहीं। मतलब वो घूमती रहेगी, उसको मालूम है कि यार ये घूमती रहेगी, इस इधर घर में इधर-उधर जाती रहेगी, तो ये मैं नहीं बाँधेगी तो और वैसे बदमाशी करेगी। तो उसको बाँधना पड़ता है। तो वो उसका अधिकार समझ लेते। कभी-कभी शोषण का वो शोषण होना वो अपने आप को समझ लेता है कि नहीं यार ये मेरा अधिकार है इसको। तो वो जब आने वाली पीढ़ी के लिए आप करिए, आने वाली पीढ़ी को आप समझाइए कि ये हमारा खून में जो क्रांतिकारी खून है, हमारे किस प्रकार से पुरखाओं ने लड़ाई लड़ी, टंट्या मामा, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हो, महात्मा गांधी हो, तमाम लोगों ने, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, 4-4 अपने बच्चों को खोकर जिन्होंने कितनी विपरीत परिस्थिति में इतना पवित्र संविधान दिया है और ऐसी कंडीशन आती है और फिर भी आप आवाज़ नहीं उठाते हो। अभी एक न्यूज़ चल रही थी ऐसी कि सोशल मीडिया पर, वो फेक भी हो सकती है यार, संविधान बदलने की बात चल रही है। तो सोचिए कि संविधान इतनी बड़ी चीज़ है और आप लोग किसी को पता नहीं है, ये कोई भी नहीं डाल रहा है कि संविधान जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, जिस दिन संविधान बदल जाएगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम वापिस उस दौर में चले जाओगे जब एक राजा होता था और पूरी प्रजा पर एक हक चलाता था। वो बोलता था कि आज प्रजा को ये करना है, आज प्रजा को वो करना है, तो पूरी प्रजा मानती थी उसकी बात को। आज राजा का ये दौर क्या लाना चाहते हो आप? हमारा संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया है कि हमारे जनप्रतिनिधि को हम चुन के हम वहाँ भेजेंगे। वो जनप्रतिनिधि सीएम को चुनेगा, पीएम को चुनेगा। अगर वो सीएम, पीएम अगर बदमाशी करता है, हम ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं चुनेंगे जो गलत सीएम, पीएम को चुनता है। तो ये हमारे पास संवैधानिक अधिकार ही था। लेकिन इसको कम से कम संविधान ही बदल देंगे, इसी बात कर रहे हैं। और एक मतलब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी के वित्तीय सलाहकार ने ये टिप्पणी करी है, पूरा लेख लिखा है कि संविधान को बदल देना चाहिए। तो भाई आप कौन संविधान लेके आओगे? क्या आप मनुस्मृति लेके आओगे क्या? आप क्या संविधान बनाओगे? आज जो लड़कियाँ, जो महिलाएँ आज जिनको पढ़ने का अधिकार है, जो लड़कियाँ घर से बाहर निकल के अपने हक अधिकारों की बात करती है, अधिकारी बनती है, बड़े-बड़े पोस्ट पर जाती है, तो उन महिलाओं का उस दौर में क्या, जब अंग्रेज भी नहीं थे, मैं 2 साल की बात नहीं कर, 200 साल से भी अगर पहले का आप जाओगे, उस दौर में हमारी महिलाओं का क्या स्थिति थी? दलितों की क्या स्थिति थी? आदिवासियों की क्या स्थिति थी? और कैसी क्या स्थिति थी? तो ये स्थितियाँ कैसे क्यों बनी थी? क्यों निर्मित हुई थी? क्योंकि संविधान नहीं था उस समय। तो संविधान कौन सा था? कुछ न कुछ था उस समय। क्या था? मनुस्मृति के हिसाब से कि यार दलित को जो है पानी, जैसे दूर से पानी पिलाना है, महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, पिता की संपत्ति पर लड़के को अधिकार नहीं हो रहा, महिला सिर्फ घर का चूल्हा-चौका करेगी, वो बाकी दूसरा कोई काम नहीं करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई थी। लेकिन आज इस संविधान में आदिवासियों को बराबर अधिकार मिला है, जल जंगल ज़मीन का। दलितों को अपना पूरा अधिकार मिला है। महिलाएँ जो इनको 50% आरक्षण मिला है कि नहीं यार महिला है तो उसको पढ़ने का अधिकार है। अपने पिता की संपत्ति पर महिला को जो अधिकार है, ये तमाम चीज़ें जो है, ये हमारा संविधान देता है हमें। वो भी शिक्षा का अधिकार हो, रोज़गार मा हम जो हड़ताल आंदोलन करते हैं, इसका भी हमको संविधान में कि नहीं, तुमको अपना हक माँगने का अधिकार है। तुम्हारा अगर बात संसद तक नहीं पहुँच रही है, संसद में नहीं उठ रही तुम्हारी बात, तो रोड पे तुम कम से कम ये बात बोल सकते हो, जनता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये अपने हक अधिकारों की बात कर सकते लेकिन हो। ये अधिकार भी तो एक प्रकार से इसको भी तो दमन करने की कोशिश की जाती है, लाठियाँ बरसाई जाती है, पानी की, गैस की बौछारें छोड़ी जाती है। वो कितनी भी करे, लेकिन हमारे पास अधिकार तो है ना।
आज ये पार्टियां क्यों डरती है जनता से? जनता से इसलिए डरती है, जनता के पास अधिकार है, संविधान में अधिकार दिए उसको वोट डालने का और अपना प्रतिनिधि चुनने का। जिस दिन संविधान ही खत्म हो जाएगा, तो वो तो ये भी नहीं कर पाएगा वो। भले ही वो हम पे लाठियाँ चलाए, गोलियाँ चलाए, एफआईआर दर्ज है, कुछ भी हो, लेकिन हम लड़ते तो है। जनता को ये मालूम तो पड़ता है कि नहीं तुम बदमाश है, नहीं चलेगी तुम्हारी, संविधान बदलने की बात है, नहीं चलेगी। हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य स्वास्थ्य चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें रोड चाहिए, सड़क चाहिए। कम से कम ये बात तो हम कर सकते हैं। इतना तो है हमारे पास। अगर ये भी नहीं रहेगा, तो हम खत्म हो जाएगा। मतलब एक पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि हालाँकि वर्तमान में भी संविधान के होने के बाद भी कई बदमाश हैं। जी, बाबा साहब ने खुद कहा था कि ये संविधान जो है इसको अगर कभी लागू करने वाले अगर लोग अगर सही नहीं रहेंगे, तो ये संविधान किसी काम का नहीं है। हालाँकि बदमाश लोग बैठे सही तरीके से उसको लागू नहीं नहीं कर रहे, उसको नहीं मान रहे। जैसे कि पूंजीपतियों को लाभ, अब एक ही व्यक्ति अमीर तो बहुत अमीर बनता बनता जाता है, गरीब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कम से कम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। इसको लागू करने के और इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमको और काम करा आगामी समय ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो उसको सही तरीके से लागू करने, उसको सस्टेनेबल बनाने के बजाय क्या किया जा रहा है? चलो संविधान ही बदल दें हम। तो ये क्या है देश पर, प्रदेश पर और स्पेशल दलित और आदिवासियों पर, ओबीसी पर नहीं बहुत तो बड़ी-बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली है साहब। इनका इनका क्या है कि संविधान बदलने का एक प्रकार से अधिकार देखो, या यूँ कहो कि संविधान बदलने का एक हौसला जो बढ़ता है व्यक्ति का, उसका एक सबसे बड़ा कारण रहता है जनता का चुप बैठे रहना। नहीं बैठती है, जनता आवाज़ भी तो उठाती कुछ लोग बोलते हैं तो जिस प्रकार से आप लोगों का दमन किया जाता है, जिस प्रकार से आप लोगों को जेलों में डाला जाता है, उसी प्रकार से यही होता है। देखिए साहब इस देश ने बहुत बड़े-बड़े लोगों को देखा है। बहुत तानाशाही टाइप से लोगों को देखा है। बहुत लोग ऐसे थे जिनका आप चाहे इंदिरा गांधी का ले लो, उदाहरण दूँ मैं, कोई अदरवाइज़ नहीं ले भले कांग्रेस का भी हो। इंदिरा गांधी जैसे इमरजेंसी लागू करी और कांग्रेस का एक छत्र राज था। पूरी सीटें कांग्रेस ने कैप्चर करी हुई थी। इंदिरा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया। आप केशवानंद भारती के केस का आप देखोगे, उसने किस प्रकार से संविधान का पूरा ढाँचा बदलने की कोशिश करी थी। लेकिन केशवानंद भारती को के स्पष्ट रूप से कह दिया कि मतलब जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के न जो आए थे, कई उसे जजमेंट आए कि आप संविधान को भले ही पूरी धाराएँ बदल दो आप, संविधान को पूरा नए तरीके से बना दो, लेकिन उसके मूल ढाँचे को आप नहीं बदल सकते हैं। ये मतलब कम से कम हम आए और इस देश ने ऐसे लोगों को मतलब इंदिरा गांधी का एक छत्र राज था, इमरजेंसी लगा देना, उसको लगा था कि मैं पूरी सीटें ले आऊँगा, उसको भी फर्श से लगाकर आर्स से लगाकर फर्श पे ला दिया था। तो ये जो मोदी सरकार जो है, ये अब बहुत सोचते हैं, नहीं यार हमको कोई नहीं हरा सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं साहब, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, जनता है तो मुमकिन है। आपको इस जनता ने बिठाया है, वहाँ पर भेजा है, तो आपको नीचे उतार देंगे। उसके हक अधिकारों पे अगर चोट हुई तो जनता सोया हुआ शेर है। मतलब आपको उम्मीद है कि जनता जागेगी। जागेगी। जनता सोया हुआ शेर है और जब वो बोलते हैं ना कि गीदड़ चाहे जितना हाय हल्ला कर ले, वो कोयले हमारे यहाँ बोलते हैं कोयला चाहे जितना उना ले, कहीं वो कितना कर ले, लेकिन वो सोया है, उसका नींद डिस्टर्ब हो गई। अब नींद में है, जनता नींद में है। जनता सो रही कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, रोज़गार मिलेगा, सबको मिलेगा तो हमको मिले। लेकिन जब ये जागी, तो पूरे एक दहाड़ पे पूरे कोहराम मचा देता है वो। तो बस ऐसा काम है और जनता से सोता हुआ शेर है। जिस दिन जाग गए वो उस दिन चीर-फाड़ कर देगी। अच्छा, बड़ोले जी से बातचीत हुई, इनको भी पूर्ण उम्मीद है, एक रोज़गार के विषय में भी है, संविधान जिस प्रकार से बदला जा रहा है, उसके विषय में भी उम्मीद है कि जनता एक न एक दिन जागेगी, अपने अधिकार माँगेगी, संविधान माँगेगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो सोई हुई जनता है, वो कब तक जागती है, और ये जो भ्रष्टाचार की बीमारी है, बेरोज़गारी की बीमारी है, ये कब तक भागती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जो आपने भी बातचीत सुनी होगी, सुमेर सिंह जी बड़ोले, जो हमने देखा था कि कई बड़े-बड़े आंदोलन में अगुवाई कर चुके हैं, युवाओं का एक हौसला बनकर आगे खड़े हुए हैं, कई लाठियाँ खाई है, कई बार जेल में गए हैं, और आज वो एक प्रकार से देखा जाए तो युवाओं की एक ताकत बनकर उभरे हैं, और उनको एक उम्मीद सी है कि आज नहीं तो कल देश का तमाम युवा जागेगा और उनकी बात सुनेगा, समझेगा, और ये जो सरकार है, इस सरकार को के सामने खड़ा होकर अपना हक और अधिकार मांगेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अखंड भारत न्यूज़। जी,
बड़ोले जी, लास्ट में जो आपने इतना कीमती समय दिया हमें और हमसे बातचीत की, इसके लिए हमारा चैनल आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता है।